हमारे ऑर्गेनिक में दो ही टॉपिक है, एक जीओसी और एक हाइड्रोकार्बन। जीओसी के अंदर क्या क्या था बोलो, आप कहोगे जीओसी के अंदर बोलो आपका आईयूपीएसी नाम था। जीओसी के अंदर मैंने आपको बताया कि आइसोमेरिज्म था और रिएक्शन मैकेनिज्म, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, एच इफेक्ट और आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उसके अलावा अपन ने इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और टाइप्स ऑफ क्लीवेज, ओके, और उसके साथ टाइप ऑफ रिएक्शन। बोलो क्लियर? ओके। अब हाइड्रोकार्बन पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको हाइड्रोकार्बन में चार छोटे चैप्टर होते हैं। क्लियर? ओके। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, और एक होता है एल्काइन, और एक होता है बेंजीन। इन चारों को पढ़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होगा। हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, बस दैट्स ऑल, दो ही हो और कोई नहीं। क्लियर? और मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन तो इससे आते ही आते हैं। बोलो क्लियर? ओके। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन, जैसे आपने देखा होगा अभी 1 तारीख से अपने यहाँ पर लैब असिस्टेंट के मेजर टेस्ट चलने वाले हैं। बोल क्लियर? वो उनके लिए जिनका कोर्स हो चुका है। अगर सपोजेड आप भी देना चाहो, क्लियर, तो फिर आपको वो पेपर क्या करना है, अपने सेव कर लेने। बोलो क्लियर? और जब आपका हो जाए, बोलो क्लियर, तो दे सकते हो। और समझे समझे, बाकी तो आपकी क्लास रहती है। ठीक है? ओके। तो वो सब आपके लिए भी काम के पेपर। बोलो क्लियर? ओके। और मैं शेड्यूल आज मैंने शायद, अरे डाला है ना शायद ग्रुप में, शेड्यूल आया कि नहीं आया बोलो? आज डाला था ना मैंने सारा टेस्ट का। ओके चलो कोई बात नहीं। ओके डाल दूंगा, एल्केन, एल्किन, एल्काइन और बेंजीन। ओके। तो आपको मैंने कहा ये चार चैप्टर है, 1, 2, क्लियर, ओके, और 3, और मैंने कहा आपको 4, क्लियर, बेंजीन। ठीक है? अब मुझे आपको ये इनके लॉजिक सिखाने हैं। बोलो क्लियर? ओके। तो पहला स्टार्ट करते हैं अपन एल्केन। क्लियर? ओके। एल्केन। अब जैसे हम एल्केन पढ़ रहे हैं, एक बार एल्केन पढ़ लेंगे, एल्किन, एल्काइन, बेंजीन, सबका पैटर्न पता चल जाएगा कि हमें किसी भी ऑर्गेनिक के टॉपिक के अंदर, बोलो, हमेशा चार चीजें पढ़नी होती है। पहली चार चीजों में पहला क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज। क्लियर? ओके। जनरल, मैंने कहा प्रॉपर्टीज, क्लियर, ऑफ एल्केन। क्लियर? ओके। एल्केन, मैंने कहा एल्केन के सामान्य गुणधर्म। क्लियर? सामान्य गुणधर्म। ठीक है? उसके बाद हमें पढ़ना है जीएमपी ऑफ एल्केन। क्लियर? जीएमपी मतलब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। क्लियर? एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। ओके। और उसके बाद हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फिजिकल, मैंने कहा प्रॉपर्टीज, क्लियर, ऑफ एल्केन। क्लियर? ओके। एल्केन के भौतिक गुणधर्म। क्लियर? ओके। एल्केन के भौतिक गुणधर्म। क्लियर? भौतिक गुणधर्म। और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। क्लियर? केमिकल, मैंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। मतलब ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में यही चार चीजें पढ़ी जाती है। क्लियर? ओके। एल्केन, मैंने कहा के रासायनिक रासायनिक गुणधर्म। ठीक है? ओके। तो आई होप आपको पहले से पिक्चर क्लियर हो गई कि एल्केन में कितनी चीजें सिखानी है? चार। बोलो, चार सील के मतलब एल्केन कंप्लीट, फिर एल्किन में यही चार, फिर एल्काइन में यही चार, और फिर बेंजीन में यही चार। बोलो क्लियर? ओके। तो अपन सबसे पहले, पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं टू बी कंटिन्यू करता हूँ। क्लियर?
ओके ओके हो गया नोट बोलो ओके जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन एक साथ सारी प्रॉपर्टी बता रहा हूं 10 मिनट ध्यान देना ओके एल्केन के सामान्य गुणधर्म अच्छा मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एल्केन में कौन सी चीज आपको नहीं आती है बोलो क्लियर 12th करके आए बोलो सबने 12th तो पढ़ाई है बोलो मुझे बहुत और मुझे पता है मतलब एग्जामिनर को भी वो बात पता है मेरी बात समझ रहे हो ना बोलो क्लियर कि मुझे पता है कि आप 12th तक क्या सीखते हो और कैसे सिखाते हैं और कहाँ पर लैक ऑफ कॉन्सेप्ट है और वही मेन मुझे फोकस करवाना है बोलो क्लियर ओके और वो जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा चीजें आएगी मैं आपसे पूछूंगा आप गलत बताओगे मैं सही करूंगा और समझे समझे पहले मैं आपसे क्यों पूछता हूं ताकि आपको अपनी कमी भी पता चलनी चाहिए कि यहाँ पर मुझे अब अपने माइंड में सही कॉन्सेप्ट बिठाना है क्लियर ओके तो जनरल सही हम बेसिक चीजें सबसे पहला फॉर्मूला बोलो पहला पॉइंट क्या है जनरल ओके फॉर्मूला मैंने कहा जनरल फॉर्मूला एल्केन का सामान्य सूत्र क्लियर ओके सामान्य सूत्र बच्चा बच्चा जानता है CnH2n+2 ओके अब यहां पर मेरी बात को समझो एल्केनो एल्किनो एल्काइनो बेंजीनो एल्किल हैलाइड हो ऑर्गेनिक के किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला कभी याद नहीं करना चाहिए अगर एग्जाम में आपके आ गया कि भाई एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का सबसे बेस्ट तरीका उसका एक तो मेंबर जानते हो कोई भी जैसे आप जानते हो एल्केन का CH4 होता है या C2H6 होता है या एल्कीन का C2H4 होता है तो आप क्या करो कि नंबर ऑफ कार्बन उसमें डालो n और आपको वो फॉर्मूला जिससे मिल जाए वही आंसर होगा क्या बोला मैंने समझ में आया बोलो तो आपको मैंने कहा n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ओके मैंने कहा कार्बन की संख्या क्लियर और कार्बन की संख्या क्या होती है बोलो 1 2 3 4 सो ऑन इफ मैंने कहा n बराबर 1 तो सब जानते हैं कौन होगा CH4 इसी को क्या कहते हैं फर्स्ट मेंबर क्लियर अगर आपको कोई पूछे एल्केन का पहला मेंबर प्रथम सदस्य कौन है तुम बोलो यही है कौन ओके ये अब ये कौन है मैंने कहा ओके ये जो होता है ये है ओके मीथेन ठीक है स्कूल का नाम ये है बाकी गली मोहल्लों में बहुत कुछ नामों से इसको जाना जाता है इसी को क्या कहते हैं मार्स गैस इसी को क्या कहा जाता है कॉल गैस इसी को कहा जाता है मेन कंपोनेंट ऑफ CNG बोलो क्लियर ओके मेन मैंने कहा कंपोनेंट क्लियर ओके कंपोनेंट ऑफ CNG कितनी बार पूछा गया एग्जामों में CNG का मुख्य घटक कौन होता है CNG का मुख्य घटक CNG नाम सुना नहीं सुना अरे CNG नाम सुना कंप्रेस नेचुरल गैस अब उदयपुर में भी जगह जगह पे CNG के पेट्रोल पंप मतलब फ्यूल पंप लग रहे हैं बोलो क्लियर ओके तो आपको मैंने कहा ये तो कोल गैस क्लियर ओके ये क्या है मार्स गैस ये सब किसके नाम है बोलो और ये तो मीथेन तो है ही है ये इसी के हैं बोलो क्लियर CH4 को ही मार्स गैस कहा जाता है ठीक है ओके अब आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं पहला पॉइंट बताया अब आप 10-5 मिनट नोट मत करो इधर ध्यान दो पहला पॉइंट समझ में आया बोलो आपको क्लियर मैंने कहा जो एल्केन होते हैं क्लियर ओके मैंने कहा इन्हें क्या ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स बोलो क्लियर एल्केन को ही क्या कहते हैं पैराफिन ओके जैसे एल्कीन पढ़ेंगे तो उन्हें क्या कहते हैं ओलिफिन्स बोलो क्लियर तो आपको एग्जाम में पूछा जाए पैराफिन्स किसे कहा जाता है एल्केन को क्या कहा जाता है पैराफिन्स एल्केन को पैराफिन क्यों कहा जाता है तो यहाँ पर दो वर्ड है एक पैरा और एक मैंने कहा एफिनिटी ओके पैरा यानी क्या है लेस और ये है रिएक्टिव यानी एल्केन जो होते हैं वो क्या होते हैं लेस रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन होते हैं क्लियर लेस रिएक्टिव मैंने कहा बोलो
हाइड्रोकार्बन। ओके, इसीलिए कम मैंने कहा क्रियाशील। क्लियर? ओके, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन ओके होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? बोलो क्या कहा जाता? पैराफिन। बोलो क्लियर? ओके, तो आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने कहा कि बात करें स्ट्रक्चर, तो दुनिया जानती है क्या होती है? टेट्राहेड्रल। बोलो क्लियर? ओके, हाइब्रिडाइजेशन, मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो आपको पता है, बोलो क्या होता है? sp3 होना ही है, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं, बताओ CH4, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4, और जिस कार्बन के नियर बाई 4 सिग्मा बॉन्ड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। मैंने आपको कल पहले जब बेसिक पढ़ाया तो जीओसी में पहली क्लास मेरी यही थी, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। ओके, अच्छा, टेट्राहेड्रल है तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। क्लियर? ओके, अच्छा, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। और जानते हो नहीं जानते हो, हर बच्चे ने पढ़ा है। बोलो क्लियर? ओके, तो आपको मैंने कहा बॉन्ड एंगल। क्लियर? ओके, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, मैंने कहा 28, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? आजकल कभी कभी 109.5 भी रहता है। क्लियर? बट ये एक्यूरेट है। ठीक है? बंद कोण, बंद कोण, बंद कोण। ओके, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको मैंने कहा CH4 में कुल 109 डिग्री 28 मिनट, क्लियर, के कोणों की संख्या, क्लियर, संख्या होती है। क्लियर? और बहुत सी बार तो एग्जामिनर ऐसे स्ट्रक्चर बना के भी दे देता है। बोलो क्लियर? ओके, ऐसे बना के भी दे देता है। ऑप्शन में होता है 2, क्लियर, एक होता है 4, एक होता है 6 और एक होता है 3। क्लियर? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? बचपन से पढ़ा अपन ने, बुक्स में पढ़ा है। बोलो, ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाई मैंने। क्लियर? ओके, तो बताओ 2 किसी का, ए आंसर किसी का, बी, सी, डी, और एक तो बताओ कितने एंगल है इसमें? 109 डिग्री वाले एंगल कितने हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 4, 3 है? कितने हैं गुड़िया? 2। कितने हैं गुड़िया? 4। ओके, अब इसका आंसर 90% स्टूडेंट 99% 4 करके आएंगे, जबकि आंसर क्या है? 6 है। बोलो क्लियर? मैंने क्या कहा? मुझे पता है, वैसे एग्जामिनर को भी पता है। बोलो क्लियर? कि क्या चीज़ों पर कभी भी 12th क्लास तक ना टीचर ध्यान देते हैं ना बच्चे ध्यान देते हैं। बोलो क्लियर? अब आप ध्यान से समझो, ये स्ट्रक्चर, जैसे गुड़िया फंस गई जाल में, स्ट्रक्चर दिया मैंने, ये मैथ्स का दिमाग लगा रही है, और ये तो मुझे लेस देन 90 दिख रहा है, ये तो मोर देन। मैंने क्या कहा? एग्जामिनर जाल में फंसाने के लिए ही दे रहा है। और समझे समझे? बोलो क्लियर? मतलब आप समझ गए, हर क्वेश्चन एग्जामिनर का हर ऑप्शन जाल में फंसाने के लिए ही होता है। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर एक रे डायग्राम है, रियलिटी ऐसी है ही नहीं। रियलिटी क्या है? 3D डायग्राम है ये। इसमें क्या होता है? टोटल 6 एंगल होते हैं। ये 4 तो आपको दिखते हैं, 5वां और 6ठा दिख नहीं रहा है जो मैं बना रहा हूँ। और समझे समझे? मतलब अगर मैं इसकी ऐसे करके लाऊं तो टोटल आपको 6 एंगल मिलेंगे। और कितने एंगल मिलेंगे? 6। बोलो क्लियर? 4 दिख रहे हैं और 5वां और 6ठा। 3D स्ट्रक्चर होती है ना। ओके, अब आपको मैंने क्या कहा कि जैसे सपोज ये क्वेश्चन पूछा मैंने। क्लियर? ओके, मैंने कहा चलो इसमें 6 है। बोलो क्लियर? C2H6 ओके में, पहले तो क्वेश्चन समझ के बोलो, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ, अरे क्वेश्चन समझ के बोलो आपको। क्लियर? में टोटल मैंने कहा 109.28। क्लियर? ओके ओके ओके, एंगल, ठीक है, कोण की संख्या। क्लियर? ओके, आपको मैंने पूछा, पहला ऑप्शन दिया 8, एक दिया 6, एक दिया बोलो 10 और एक दिया मैंने 12। क्लियर? इस बार बताओ कितने होंगे? 12। अब आप एक बात समझ गए होंगे कि अपने को क्या करना
3D डायग्राम से। अपने को एक लाइन ध्यान रखनी है कि एल्केन में हर कार्बन से 109 डिग्री 28 मिनट के टोटल 6 एंगल होते हैं। अगर 2 कार्बन एल्केन के दिए तो 12, 3 के दिए तो 18। अरे समझे नहीं समझे मैंने क्या बोला, समझ में आया बोलो। प्रोपेन पूछे तो अर्स आज मैंने ये C2H6 लिखा, इसकी जगह इथेन भी लिखा हुआ हो सकता था। तो आपको तो एक बार लॉजिक पता चल गया कि एल्केन में हर कार्बन से कितने होते हैं 6। तो 2 कार्बन वाला एल्केन होगा तो डबल कर देंगे, 3 वाला होगा तो ट्रिपल कर देंगे। यानी हमारे काम की लाइन जो है वो ये है। बोलो क्लियर? ओके, यहां पर लिख देता हूं। मैंने कहा टोटल, ओके, नंबर ऑफ, मैंने कहा यहां पर टोटल, ओके, नंबर ऑफ, मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ, क्लियर, बोलो टोटल नंबर ऑफ, क्लियर, 10928 एंगल, क्लियर, ओके, इन एवरी, मैंने कहा कार्बन, ओके, ऑफ एल्केन। और ये मैंने लाइन लिख दी है जिसका आंसर है 6। बोलो क्लियर कि एल्केन, मैंने कहा एल्केन में प्रत्येक कार्बन, क्लियर, ओके, प्रत्येक कार्बन से 109 डिग्री 28 मिनट, क्लियर, के कुल कोण, क्लियर, कुल कोण की संख्या। अगर हमें कभी पूछे तो आंसर क्या होगा? 6। अगर एवरी कार्बन बोल दिया मतलब दैट्स ऑल, 2 होंगे तो उससे कर लेंगे, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं नंबर 7। हम जनरल प्रॉपर्टीज का मतलब हम एल्केन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके बारे में हमें अच्छे से चीजें जाननी है। तो मैंने आपको कहा बॉन्ड लेंथ, क्लियर, ओके, बॉन्ड लेंथ मैंने कहा बिटवीन कार्बन कार्बन इन एल्केन, क्लियर, बच्चा जानता है 5.74 एंगस्ट्रॉन, क्लियर, ओके। कभी कभी एग्जामिनर इतना होशियार होता है, इतना होशियार होता है, बताओ नैनोमीटर में बदलना का तो क्या करूंगा? 0.154 नैनोमीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉन जो होता है वो 0. नैनोमीटर के इक्वल होता है। और समझे बोलो, मतलब आपको हमेशा एग्जाम में आंसर टिक करने से पहले अच्छे से आंखें खुली रखनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो डाटा है ना 1.54, एल्कीन पढ़ाऊंगा 1.34, बेंजीन पढ़ाऊंगा 1.39, ये हमारे दिल दिमाग में इतने बसे हुए हैं, हम देखते ही नहीं है कि एंगस्ट्रॉन है कि नैनोमीटर है। और समझे बोलो, और यहीं पर एग्जामिनर मिस्टेक करवाता है। बोलो क्लियर, मतलब सच वहां ध्यान ही नहीं जाता है पीछे क्या लिखा हुआ है। बोलो क्लियर, क्योंकि हमें इतना याद कराया हुआ है कि बेंजीन के अंदर बोलो रेजोनेंस होने की वजह से ना तो सिंगल बॉन्ड जैसी बॉन्ड लेंथ होती है ना डबल जैसी होती है, दोनों के बीच में होती है। तो 1.54 भी नहीं होती है, 1.34 भी नहीं होती है, 1.39 होती है। और समझे, बट इसमें भी एग्जामिनर क्या दिमाग लगाएगा, वो आपको किस में दे देगा? नैनोमीटर में। और समझे बोलो, तो ये दोनों ही आंसर सही है, ध्यान रखना है। बोलो क्लियर, ओके। इसी को कहते हैं अवेयरनेस प्लस स्लिप मिस्टेक नहीं करना। मतलब आपका एग्जाम हुआ, अगर 10 से 15 क्वेश्चन जो आपको आते हैं और आपने गलत नहीं किए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो जिसने आते हैं और गलत कर दिए वो बाहर हो जाए। मतलब इतना सा ही फर्क होता। मैं फिर बता दूं, अगर किसी पेपर में 10-15 क्वेश्चन ऐसे आए जो ना देखे ना सुने, टफ है 20, वो सबको ही छोड़ने पड़ते हैं। फर्क किसका होता है समझ में आया? जो आते हुए चीज़ें गलत करके आ जाते हैं। बोलो क्लियर, और दुख भी उसी का होना चाहिए आपको, क्लियर, ओके। और यहाँ पर भी आप टेस्ट देते हो, अगर ईमानदारी से पढ़ के दो तो आप खुद चेक क्या करो कि ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो मैंने सिर्फ मिस्टेक से गलत कर दिए, या मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मैंने कैलकुलेशन में लास्ट में लापरवाही कर दी, या मैंने क्या टिक करना था क्या कर दिया, या क्या भरना था क्या, वो सब स्लिप मिस्टेक में ही आते हैं। बोलो क्लियर, ओके। यहाँ पर क्या बता रहा था मैं? बोलो एल्केन में बोलो कार्बन कार्बन बंद किए लंबाई, क्लियर, ओके, लंबाई, क्लियर, ओके। नंबर 8, क्लियर, बोलो एल्केन कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? तो हमने देखा एल्केन, अगर हम स्ट्रक्चरल में जाए तो स्ट्रक्चरल में हमें पता चेन शो कर सकता है, पोजीशन कर सकता है, रिंग चेन नहीं कर सकता है।
फंक्शनल नहीं कर सकता, मेटामेरिज्म नहीं कर सकता, टोटोमेरिज्म नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये क्यों डिस्कस कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने जीओसी में पढ़ा है। बोलो क्लियर। और आ जाए स्टीरियो के अंदर, तो स्टीरियो के अंदर हमें पता है कन्फर्मेशनल कर सकता है लेकिन कॉन्फ़िगरेशनल नहीं कर सकता, ना ज्योमेट्रिकल कर सकता है और ऑप्टिकल तो कर सकता है। क्लियर। तो आपको मैंने कहा एल्केन, ओके एल्केन, मैंने कहा आपको यहां पर बोलो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन शो कर सकता है? एक चेन और एक पोजीशन। बताओ, इतनी लिखने की जरूरत है? बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा एक श्रृंखला और एक बोलो स्थिति। क्लियर। ओके, ये दोनों तो किस में शो कर सकता है? संरचनात्मक, मैंने कहा संरचनात्मक ओके समावयता में। क्लियर। चेन कर सकता है, पोजीशन कर सकता है। चेन अगर करना चाहूं, ये लो 4 कार्बन है, ये लो बोलो, अच्छा 4 कार्बन से कम में तो मैं चेन शो ही नहीं कर पाऊंगा। तो एग्जाम में अप्लाइड क्वेश्चन कैसे आते हैं कि एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए कि वो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सके? 3 4 5 ऐसे। बोलो क्लियर। मिनिमम, नॉट मैक्सिमम। बोलो क्लियर। क्योंकि एक बार 4 बोल दिया तो फिर 5 में तो करेगा ही करेगा, 6 तो करेगा ही करेगा। क्लियर। ओके, पोजीशन की बात करूं तो आपको मैंने कहा बोलो यहां पर दिस वन। क्लियर। और मैंने कहा दिस वन। क्लियर। आपको पूछा जाए पोजीशन शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, तो आपने देखा 6 कार्बन होने चाहिए। और समझे? बोलो क्लियर। और चेन शो करने के लिए कितने होने चाहिए? 4। और समझे? बोलो क्लियर। इनमें क्या क्वेश्चन आएंगे समझ में आया? बोलो। आपको ये नहीं आएगा कि एल्केन कौन सी शो कर सकता है, एल्केन चेन शो करे उसके लिए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए। क्लियर। ओके, और आइसोमेरिज्म में मैंने कहा यहां पर इन एल्केन, क्या लिखा मैंने? और एल्केन में मैंने कहा समावयता। तो एक कैटेगरी कौन सी है? स्ट्रक्चर वाली। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? स्टीरियो वाली। क्लियर। त्रिविम। और त्रिविम में मैंने आपको बताया एक तो कौन सी शो कर सकता है? ऑप्टिकल, प्रकाशीय, वो तो कोई भी कर सकता है, बस किरेल कार्बन होना चाहिए। ओके ओके ओके। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपसे कहूँ CH3, बोलो यहां पर मैं आपको कहूँ C2H5, मैंने कहा CH2 CH2 CH3। क्लियर। बताओ ये शो करेगा नहीं करेगा? ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग। कर दूं स्टार इस पे? तो अब आप सोचो कि एग्जाम में पूछा जाए कि किसी एल्केन के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, तो आपको मैंने कहा 3 4 5 6 7, 7 कार्बन होने चाहिए। इससे एक भी कम होगा तो नहीं कर पाएगा। बोलो क्लियर। क्योंकि एक कम करते ही ये दोनों सेम हो जाएंगे। और समझे? बोलो। और मैंने कहा दूसरा, ओके, और क्या बताया मैंने? कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल। क्लियर। ओके, आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल का मतलब क्या हो गया? संरूपण समावयता। बोलो क्लियर। ये तो खैर मेथेन को छोड़ दो, बाकी तो करते ही है। और एथेन है, ब्यूटेन है, बताया ना मैंने, इक्लिप्स और स्ट्रेजिएड। ओके, फॉर्मेट। बोलो क्लियर। बताओ इसका मतलब समझते हो नहीं समझते हो? अरे एल्केन ने एल्किन बोलो किया था ना। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, ये 8 पॉइंट में मैंने क्या बताया? जनरल प्रॉपर्टीज। अच्छा, पहली बार जनरल प्रॉपर्टीज बताया, आपको समझ में आया। एल्किन में यही रिपीट करना है। आपको पता चल गया कि जनरल प्रॉपर्टीज में सर क्या क्या बताने वाले हैं? जनरल फॉर्मूला, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, नेम ऑफ स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन और आइसोमेरिज्म। और समझ, एक बार फॉर्मेट दिमाग में बैठ गया, सब में वही चलने वाला है। बोलो क्लियर। केवल एक एल्केन पढ़ने में आपको मुझे सोच डेवलप करनी है, बाकी तो एल्किन के ट्विस्ट आएंगे तो एल्किन के ट्विस्ट बताने, बाकी पैटर्न वही रहेगा। ओके, नोट करो।
ओके, ठीक है। ओके, ओके, हो गया। हमेशा डायग्राम ये बनाता ऐसे ही बनाया जाता है। और ये तो रे डायग्राम है, बोलो क्लियर, ऐसे ही बनाया जाएगा। क्योंकि बुक्स में 3D डायग्राम पॉसिबल नहीं होता, लेकिन रियलिटी में कैसा डायग्राम होता है? 3D। ओके, ओके, नेक्स्ट करूं। बॉन्ड एंगल क्या होता है? वो पुराना ट्रेंड हो गया। और वो तो हर एक बच्चे को पता रहता है कि एल्केन में कौन सा। अभी क्या पूछते हैं? कितने एंगल है, बोलो क्लियर। ओके, इमेजिंग कर पा रहे हो 4 की जगह 6 कैसे होगा? क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, तो 4 तो ये हो ही गए जो दिख रहे हैं। पर 2 दिखेंगे नहीं क्योंकि वो 3D स्ट्रक्चर है, बोलो क्लियर।
ओके। तो पहला टास्क समझ में आया, बोलो प्रॉपर्टीज। अब हम किस में आ जाते हैं, जीएमपी, बोलो क्लियर। ओके, ये मैं एग्जांपल बता के क्या बताना चाह रहा हूं कि ये शो करने के लिए मिनिमम इतने कार्बन होने चाहिए। क्लियर। ये कभी याद नहीं करना, सोच डेवलप कर रहा हूं कि आपके सामने आ जाए कि पोजीशन के लिए कितने कार्बन चाहिए, तो आप खुद बना के देखो कि भाई पोजीशन किससे पॉसिबल है। 5 से पॉसिबल है, 4 से है कि 6 से है, बोलो क्लियर। क्योंकि पोजीशन कैसे किसको कहते हैं वो तो अपने को पहले से पता है। ओके, अब आपको मैंने कहा जीएमपी ऑफ एल्केन। बताओ जीएमपी का मतलब क्या होता है। एल्केन बनाने की मैंने कहा सामान्य विधियां, क्योंकि जीएमपी की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, अब जीएमपी जो होती है वो दो दो करके पढ़ेंगे, दो बताता हूं, ध्यान देना, नोट करना ऐसे। क्लियर। ओके, तो अभी सारी जीएमपी तैयार करा दूंगा। सबसे पहले दो एकदम सिंपल, मैंने कहा आपको यहां पर एल्कीन तथा एल्काइन से। क्लियर। ओके, पहला क्या है बोलो, फ्रॉम, मैंने कहा एल्कीन एंड एल्काइन, बोलो क्लियर। क्या लिखा मैंने, बोलो फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, बोलो क्लियर। क्या लिखा मैंने, बोलो फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। ओके, अब मैंने कहा एल्कीन और एल्काइन से, मतलब जब हम जीएमपी पढ़ते हैं तब हमारे माइंड में एक ही सेट होना चाहिए, एल्केन प्रकार मुझे प्रोडक्ट एल्केन बनाना है। और जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो रिएक्टेंट फिक्स होता है एल्केन और उससे क्या क्या बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे एल्किन और एल्काइन, ये लिया एल्केन, तो 100% हाइड्रोजनेशन ही करना पड़ेगा, बोलो H2 जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए कैटलिस्ट कौन होता है, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम। ये किसका काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं, और ये इससे क्या बन जाएगा, एल्केन। ओके, मैंने कहा ये बोलो आपका, बोलो क्लियर, 2H2। अगेन निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम लेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन, बोलो क्लियर। तो पहले में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैंने कहा नंबर टू मैंने कहा आपको यहाँ पर वुड्स। क्लियर। ओके, अभिक्रिया से। क्लियर, बोलो मैंने कहा बाय वुड्स रिएक्शन, नाम सुना नहीं सुना। ओके, मतलब एल्केन बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। कोई भी रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट कब होगी, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन अप्लाइड एग्जाम में बन सकते हैं, वही इंपॉर्टेंट होगी। क्लियर। तो अगर वुड्स रिएक्शन यहाँ पर पढ़े तो मैंने कहा RX आपने पढ़ा होगा बचपन में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में किससे कराते हैं रिएक्शन, Na के साथ। तो आपको मैंने कहा, बोलो आपका ड्राई ईथर की प्रेजेंस, तो क्या बन जाता है, हायर एल्केन। क्या बनता है, हायर एल्केन। ओके, यानी क्या बनता है, हायर एल्केन, उच्चतर एल्केन बनेगा। क्लियर। अरे क्या बनता है, हायर एल्केन। अगर आपने यहाँ पर CH3Cl लिया होता और ये ड्राई ईथर का मतलब क्या, बोलो शुष्क ईथर। क्लियर। तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3, बोलो इथेन बन जाएगा, बोलो क्लियर। ओके, अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि इतना तो हमने बोलो 12th क्लास में भी पढ़ा है। अब मैंने कहा कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब ही हुआ कि इसमें बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर। ओके, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की फॉर्म में बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। क्लियर। ओके, यहाँ पर अगर मैंने RX लिया और एक R' लिया और ये Na लिया और यहाँ पर मैंने क्या लिया, ड्राई ईथर। क्लियर। ओके, तो ड्राई ईथर से यहाँ पर बोलो 3 तरह के मुझे प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर। ओके, बोलो ये सब प्रोडक्ट मिलेंगे,
मेरी बात समझ में आए? मतलब लेकिन होगा क्या कि इनका मिक्सचर बनेगा। क्या मिलेगा? मिक्सचर। ओके, मिश्रण। और इन सब के प्रोडक्ट के बॉइलिंग पॉइंट में मैंने कहा वेरी लेस। क्लियर? ओके, वेरी लेस। मैंने कहा डिफरेंस। क्लियर? ओके, डिफरेंस बिटवीन, मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? इनके क्वथनांक। क्लियर? क्वथनांक में बहुत कम अंतर, बहुत कम अंतर। क्लियर? ओके, इसलिए नॉट, मैंने कहा इजीली। क्लियर? बोलो सेपरेट। बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा सेपरेट, यानी आसानी से, आसानी से, ओके, अलग नहीं, आसानी से, मैंने कहा अलग नहीं। क्लियर? यानी इससे मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्केन, मतलब दो मॉलिक्यूल लूँ, दोनों अलग अलग तरह के एल्किल हैलाइड लूँ, तो मुझे यहाँ पर सब तरह के प्रोडक्ट तो मिल जाएंगे, लेकिन बोलो इजीली सेपरेट, आप पीछे पढ़ोगे तो सेपरेट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, केमिस्ट्री में क्या होता है, आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक वर्ड सुना होगा और एक वर्ड सुना होगा मिनरल। और समझे? समझे? दो वर्ड सुने नहीं सुने बोलो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम किसी मिनरल से, अगर हम कोई मेटल निकाल सकते हैं और वो भी कम कॉस्ट में इजीली, तो ही वो हमारे काम का है। और समझे? समझे बोलो। अब पता चला कि निकालने के बाद वो मेटल मिली 50,000 की और निकालने में खर्चा आ गया 5 लाख रुपए का, और ऐसी मेटल भी किस काम के। मतलब आप समझ गए कि कभी भी कहीं ये पता चलता है कि ये जगह इस रिसोर्स की जगह है, तो पहले निकालना चालू नहीं करते हैं, पहला सारा एस्टिमेट देखा जाता है कि कितना मिल सकता है और उसको कॉस्टिंग क्या होगी। बहुत सी बार इसीलिए कुछ रिसर्च को छोड़ दिया जाता है या रोक दिया जाता है, क्योंकि उनसे जो मिलने वाला है बोलो उसकी कॉस्ट में कई गुना उसको निकालने की कॉस्ट हो जाती है। बोलो क्लियर? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आई मेरी बात? तो अब यहाँ से मेन चीज बनती है कि हम कभी भी वुड्स रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल एल्केन प्योर नहीं मिला प्राप्त कर सकते। अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जिस एल्केन के अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी मैंने कहा इवन नंबर होंगे, सम संख्या होगी, वो तो हम इजीली प्योरली मिल सकते हैं। लेकिन जिसमें बोलो ओड नंबर, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, ये वाले हम प्योर नहीं प्राप्त। प्योर का मतलब अकेला। बोलो क्लियर? तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर मैं करना चाह रहा हूँ क्वेश्चंस। क्लियर? वुड्स रिएक्शन की थ्योरी बताई मैंने आपको। बोलो क्लियर? जैसे मैंने लिया CH3, CH2 और Cl, और एक लिया मैंने CH3Cl, और मैंने कहा ये Na और ड्राई ईथर। क्लियर? ओके, यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट्स। क्लियर? ओके, कौन सा मैंने कहा उत्पाद नहीं मिलेगा? क्लियर? नहीं, बोलो मैंने कहा मिलेगा। क्लियर? ओके, नॉट मैंने कहा फॉर्म, बोलो प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, इन मैंने कहा गिवन, बोलो रिएक्शन या वुड्स रिएक्शन। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर डेफिनेटली ऑप्शन बोलो आपको ये होंगे, ब्यूटेन। क्लियर? ओके, प्रोपेन, बोलो क्लियर? ओके, पेंटेन मैंने कहा, ओके, एथेन, बोलो क्लियर? ऐसे भी हो सकते हैं ऑप्शन। अरे समझे? बोलो ब्यूटेन मैंने कहा, पेंटेन, बोलो क्लियर? बोलो आपको प्रोपेन। क्लियर? ओके, पेंटेन मैंने कहा आपको यहाँ पर एथेन। क्लियर? ओके, बात समझ में आई? बोलो इसकी जगह ये भी ऑप्शन हो सकते हैं, ए 1, 2, 3, 4 और बी 1, 2, 3, सी 1, 2, 3, 4, 5 और डी ये भी हो सकता है। और समझे? एक ही बात है। बोलो क्लियर? अब जब मेरे को बोला कौन से प्राप्त नहीं होंगे, तो मैंने कहा ये हमारा इसमें 2 से 4 ब्यूटेन मिलेगा, 1 से 2 एथेन मिलेगा, 3 और 1 4 प्रोपेन मिलेगा। 3 मिलेंगे, चौथा कौन सा नहीं मिलेगा? पेंटेन नहीं मिलेगा। ये तो बात हुई है। बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर?
अब यही क्वेश्चन मुझे वापस दे एग्जामिनर, क्लियर? ओके, और मुझे कहे बोलो यहां पर CH3 ओके CH2Cl और CH3Cl, क्लियर? ओके, और मुझे यहां पर कहे ये Na और ड्राई ईथर, क्लियर? ओके, मुझे कहा जाए ओके यहां पर प्रोडक्ट, क्लियर? ओके, कौन सा प्रोडक्ट ओके कभी भी प्योर शुद्ध ओके नहीं प्राप्त कर सकते हैं? पहला ब्यूटेन, दूसरा प्रोपेन, तीसरा मैंने कहा इथेन, और चौथा नन ऑफ दीज, क्लियर? नन ऑफ दीज, क्लियर? इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? वुड्स रिएक्शन खाली ड्राई ईथर की प्रेजेंस में Na से कराते हैं तो अरे उससे थोड़ी होगा, बोलो क्लियर? सेम क्वेश्चन है बट मैंने इसमें अलग चीज पूछी है, इसमें अलग चीज पूछी है। अब यहाँ पर आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि मैंने आपको बताया कि कभी भी वुड्स रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल एल्केन, इट मीन्स 1 3 5 7 9 11 कार्बन वाले प्योर फॉर्म में नहीं मिल सकते हैं, क्लियर? तो आप बताओ इसमें ये तो 4 कार्बन वाला मिल जाएगा, बोलो ये 3 कार्बन वाला ये नहीं मिलेगा। अगेन इथेन बोलो आपका 2 कार्बन वाला मिल जाएगा। तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे ये अलग क्वेश्चन है, कौन से नहीं बनेंगे अलग क्वेश्चन है। बोलो कौन सा प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा वो अलग क्वेश्चन है। और समझे, बोलो क्लियर? पहले बताओ इसका आंसर बी क्यों हुआ? क्योंकि कभी भी वुड्स रिएक्शन से प्योर फॉर्म में क्या नहीं मिल सकता है? आप सिंगल लोगे, मिनिमम से मिनिमम आप मेथिल क्लोराइड ही मतलब CH3X ही ले पाओगे, तो उससे 2 कार्बन वाला मिलेगा। 2 कार्बन वाला लोगे तो 4 वाला मिलेगा, 3 वाले लोगे तो 6 वाला मिलेगा, 4 वाला लोगे तो 8 वाला मिलेगा। इसका मतलब अकेले से नहीं मिलेगा। चलो डबल को ले लो तो भी आपको क्या होगा? प्योर फॉर्म में तो मिलेगा ही नहीं। बोलो क्लियर? ओके, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में। अच्छा, यहां पर पहला क्वेश्चन ये कराया, दूसरा ये कराया, क्लियर? और मैंने आपसे पूछा, क्लियर? ओके, कि ये CH3 CH2 CH3 और Cl, क्लियर? ओके, Na, और यहां पर लिखा मैंने ओके यहां पर ओके वेट ईथर, क्लियर? और मैंने पूछा प्रोडक्ट, क्लियर? ओके, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, क्लियर? ओके, पहला ऑप्शन है आपका, बोलो आपका ये हेक्सेन, क्लियर? ओके, दूसरा ऑप्शन है मैंने कहा प्रोपेन, ओके, तीसरा ऑप्शन है बोलो आपको मैंने कहा प्रोपेनॉल, क्लियर? चौथा ऑप्शन है बोलो क्लियर मैंने कहा प्रोपीन, क्लियर? ओके, एक क्या लिखा मैंने? हेक्सेन, एक लिखा प्रोपेन, एक लिखा प्रोपेनॉल, ओके प्रोपेनॉल, ओके, और एक लिखा मैंने बोलो प्रोपीन, क्लियर? ओके, ये 4 ऑप्शन लिखे। बताओ क्या होगा आंसर? अरे ABCD। अब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये वुड्स रिएक्शन ही नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन से मैं इसकी इंपॉर्टेंस कराना चाहता हूँ कि नीचे ड्राई ईथर की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्लियर? ध्यान से समझना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी, प्रोपेनॉल। ओके, होता क्या है कि जब हम ये लेते हैं CH3 CH2 CH2 और मैंने कहा Cl, अब हम ड्राई ईथर लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने क्या ले लिया? बोलो वेट ईथर, मतलब जिसमें पानी, बोलो क्लियर? तो आप जैसे ही ये लोगे तो Na क्या होता है? उसको पानी दिखने के बाद और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। Na इतना प्रेम करता है किससे? H2O से, और तुरंत किस में बदल जाता है? और NaOH2 में, बोलो NaOH में बदल जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो CH3 CH2 CH2 Cl है
इससे रिएक्शन करेगा NaOH और NaCl निकाल देगा और एज ए प्रोडक्ट क्या बनाएगा बोलो, क्लियर, ओके, CH3 CH2 CH2 और OH। इसीलिए वुड्स ने कहा कि जब जब मेरा नाम लिया जाएगा तब तब प्रेजेंस ड्राई ईथर, ईथर नहीं, क्या होना चाहिए, ड्राई ईथर। अगर आपने थोड़ी बहुत भी नमी ले ली तो मेरी रिएक्शन है हायर एल्केन बनाने की, और हायर एल्केन क्या वहां तो बन जाएगा एल्कोहल, और फिर मेरे नाम से वो जानी जाएगी। बोलो क्लियर। तो फाइनली अब मैं आपको यहाँ पर वो स्पेशल नोट बता रहा हूं जो याद होंगे तो वुड्स रिएक्शन के सारे काम हो जाएंगे। नंबर 1 मैंने कहा स्पेशल नोट किससे रिलेटेड टू, अरे रिलेटेड टू वुड्स रिएक्शन, क्लियर, ओके। बोलो आपको मैंने कहा वुड्स रिएक्शन से क्या करते हैं, मैंने कहा आपको, बोलो क्लियर, वुड्स रिएक्शन, क्लियर, ओके, रिएक्शन मैंने कहा ये किसके फॉर्मेशन की रिएक्शन है, एल्केन एक्सेप्ट मीथेन, बोलो क्लियर। वुड्स रिएक्शन से क्या नहीं बना सकते हैं, CH4, ओके, वुड्स रिएक्शन से CH4 नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। आज आपने देखा प्रोपेन है, पेंटेन है, वो बना तो सकते हैं, प्योर नहीं बना सकते। एक तो बना ही नहीं सकते हैं, और बोलो एक प्योर नहीं बना सकते में फ़र्क है, बोलो क्लियर। तो आपको मैंने कहा वो CH4 नॉट, मैंने कहा CH4 नॉट, ओके, फॉर्म्ड, मैंने कहा इन, क्लियर, फॉर्म्स बाय, ओके, वुड्स मैंने कहा आपको यहाँ पर रिएक्शन, क्लियर, ओके। फिर मैंने कहा ओके यहाँ पर मैंने कहा बाय, ओके, वुड्स रिएक्शन, क्लियर, ओके, मैंने कहा प्योर, ओके, प्योर अनसिमेट्रिकल, क्लियर, अनसिमेट्रिकल मैंने कहा एल्केन, क्लियर, ओके, नॉट मैंने कहा फॉर्म, क्लियर, ओके। मैंने कहा आपको कि बोलो वुड्स अभिक्रिया द्वारा, क्लियर, वुड्स अभिक्रिया, ओके, से शुद्ध मैंने कहा असम्मित, क्लियर, असम्मित एल्केन, क्लियर, बोले तो आपका C3, 5, 7, 9 समझ के बोलो, क्लियर, ओके, एटसेट्रा, क्लियर, ओके, अनसिमेट्रिकल एल्केन बोलो आपको मैंने कहा नहीं बना सकते हैं। और इसकी तो क्या इंपॉर्टेंस है ड्राई ईथर की, वो तो बता ही चुका हूँ मैं, बोलो क्लियर, ओके। यहाँ पर मैं लिख दूँ ये RX और यहाँ Na, और यहाँ पर मैंने लिख दिया वेट ईथर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्कोहल। और ये मैं आपको कह रहा हूँ नॉट क्लियर एग्जाम्पल ऑफ वुड्स रिएक्शन, इसको हम वुड्स रिएक्शन ही नहीं कहेंगे, और समझे, बोलो ये वुड्स अभिक्रिया नहीं है, क्लियर नहीं है। आई होप आपको वुड समझ में आई होगी, क्लियर, ओके। क्योंकि एल्केन की GMP में इसकी अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्लियर, नोट करो। यहाँ रुका क्यों मैं, बोलो क्योंकि इसमें अप्लाइड क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर।
ओके, हटा दूं? ओके, नेक्स्ट करूं? ये दोनों ऑप्शन एक ही है, और समझ के बोलो क्लियर। ओके,
आगे बढ़ाऊं कहानी को, बोलो। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा गया वुड्स रिएक्शन से कौन सा एल्केन कभी नहीं बना सकते हैं, तो CH4, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, किया ये नोट, बोलो। ठीक है, दो आया समझ में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है वुड्स। ओके, नंबर 3 मैंने आपसे कहा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, GMP ऑफ एल्केन, क्लियर। ओके, मैंने कहा, बोलो यहाँ पर कार्बोनिल, ओके, यौगिक के विशिष्ट, मैंने कहा, ओके, अपचयन अभिक्रिया से, क्लियर। यानी क्या लिख रहा हूं यहां पर, फ्रॉम स्पेशल रिडक्शन, ओके, स्पेशल रिडक्शन रिएक्शन ऑफ, मैंने कहा, कार्बोनिल कंपाउंड। अब मैंने बोला स्पेशल रिडक्शन रिएक्शन, इसका मतलब इसके अंदर दो आती है, क्लियर। पढ़ा है आपने बहुत अच्छे से, एक क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ओके, दोनों, और एक वुल्फ-किस्नर, ओके, अभिक्रिया, दोनों बड़ी पॉपुलर है। एक क्लेमेंसन, क्लियर, ओके, एक कौन सी है बोलो, आपको मैंने कहा क्लेमेंसन रिडक्शन, अरे बोलो रिडक्शन रिएक्शन, क्लियर। और एक कौन सी है बोलो, वुल्फ, मैंने कहा किस्नर, ओके, अपचयन अभिक्रिया, क्लियर, अपचयन अभिक्रिया, क्लियर। एक कौन सी है बोलो, वुल्फ, ओके, मैंने कहा आपको किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, क्लियर। ओके, 4 क्वेश्चन यहाँ से, 6 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इधर देखो, मैंने कहा आपको यहाँ पर ये बोलो आपका कार्बोनिल कंपाउंड कहीं पर भी होगा। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड CO, क्लियर। यहाँ पर जब भी हम ZnHg और कॉन्सेंट्रेट HCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या करता है, इसको इसमें बदल देता है। इसका मतलब अगर मैं CH3 C डबल बॉन्ड CH3 लूँगा, अरे समझे, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये प्रेजेंट हो, तो मेरा प्रोडक्ट एल्केन ही बनेगा। बोलो क्लियर, कौन बनेगा, एल्केन, बोलो क्लियर।
तो आपको पूछे वुल्फ किस्नर रिएक्शन कौन सी है, तो ये होती है। वुल्फ किस्नर रिएजेंट कौन है, ये है। ये देके प्रोडक्ट पूछे, समझ के बोलो ओके। यहाँ पर मैंने कहा ये कार्बोनिल कंपाउंड, और इस कार्बोनिल कंपाउंड पर मैंने कहा NH2 क्लियर, C2H5ONA, यानी हाइड्रोजन प्लस सोडियम इथोक्साइड, जिसको वुल्फ किस्नर रिएजेंट कहते हैं, वो इसको किस में बदलता है, CH2 में। अगर मैं यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड CH3 बोलो ऐसे लिखूं और ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है। इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही प्रोपेन। प्रोपेन ऐसे लिखूं एक ही बात है, बोलो क्लियर। तो अगर आपसे पूछे वुल्फ किस्नर रिएजेंट कौन होता है, वुल्फ किस्नर रिड्यूसिंग रिएजेंट, तो ये होता है, बोलो ये दे तो ये पता होना चाहिए, क्लियर। पहले बताओ यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं, समझ में आया, बोलो ओके। नंबर 4, यहाँ पर मैंने कहा कि रिएक्शन मैंने कहा विद ओके रेड फॉस्फोरस ओके एंड HI। तो क्या देखा गया है कि रेड फॉस्फोरस ओके प्लस HI बोलो से अभिक्रिया, ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोनिल कंपाउंड हो, एल्कोहल हो, सबका रिडक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट एल्केन ही बनाता है। मतलब आपको मैंने कहा कि ये कैसा होता है कि ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, तो रेड फॉस्फोरस प्लस 2HI लेते हैं तो ये इसका रिडक्शन एल्डिहाइड में कर देता है। इधर ध्यान दो, बाद में नोट करना। अगर यहाँ पर रेड फॉस्फोरस प्लस 2HI लेते हैं तो ये इनका एल्कोहल में कर देता है। अगर रेड फॉस्फोरस प्लस HI अगेन लेते हैं तो ये इसका किस में कर देता है, एल्केन में। मतलब इसकी तिल्ली तमन्ना बोलो चाह किसको क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट बनाने की क्या है, एल्केन है, बोलो क्लियर ओके। CH3 में बदल देता है, बोलो क्लियर। तो अब अगर मैंने कहा कि हम एल्केन की GMP पढ़ रहे हैं तो इसका यूज करके एल्केन बनाना होगा, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो हम रेड फॉस्फोरस प्लस 6HI लेंगे ताकि फाइनल प्रोडक्ट एल्केन मिल जाए। अगर हमें बोलो आपको मैंने कहा कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इससे एल्केन बनाना तो 4HI ही लेंगे, क्लियर ओके। तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अगर मुझे एल्कोहल से ही एल्केन बनाना है, क्लियर, तो मैं यहाँ पर रेड फॉस्फोरस प्लस 2HI ही लूँगा। आई होप आपको ये भी बात समझ में आई होगी, क्लियर ओके। नंबर मैंने कहा 5, क्लियर ओके। यहाँ पर मैंने कहा रिएक्शन ओके, मैंने कहा आपको यहाँ पर ओके कार्बोक्सिलिक क्लियर लिक, मैंने कहा एसिड क्लियर की अभिक्रिया सोडा लाइम से, क्लियर, सोडा लाइम से एल्केन प्रकार हमारा टारगेट है एल्केन बनाना, क्लियर। तो इस बार मैंने लिखा, मैंने कहा फ्रॉम क्लियर ओके रिएक्शन ऑफ, मैंने कहा सोडा लाइम ओके विद, मैंने कहा बोलो आपका बोलो क्लियर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। अब पहले हमें ये तो पता चला है सोडा लाइम किसको कहते हैं, पहली बार वर्ड आया है सोडा लाइम, पहले उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। सोडा लाइम ओके, जानते हो सोडा लाइम किसको कहते हैं, आपको पता होना चाहिए NaOH और CaO के मिश्रण को क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं, क्लियर ओके। इसका नामकरण कैसे हुआ, तो एक्चुअली NaOH का कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा, क्लियर, क्या होता है बोलो, कास्टिक सोडा, क्लियर ओके। बताता हूँ मैं, बोलो आपको कास्टिक सोडा। और ये जो होता है इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, अरे क्या होता है बोलो, क्विक लाइम, क्लियर। एक दिन दोनों मिले यार, एक काम करते, तेरा और मेरा सर नेम मिला देते और कुछ नया बना देते, तो इसलिए इसका कॉमन नेम क्या है, सोडा लाइम। और समझे बोलो क्लियर। सोडा लाइम का नामकरण कैसे हुआ, समझ में आया कि इन दोनों का, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये है केमिकल नेम, इन दोनों के कॉमन नेम के सर नेम मिले
और क्या बना, सोडा लाइम। क्लियर, ओके। क्विक लाइम नाम सुना नहीं सुना, बोलो। अरे बिना बुझा हुआ चूना, हिंदी में कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, लेकिन आज भी कोई इसमें ही जी रहा है तो गड़बड़ है। और समझे, क्योंकि बिना बुझा हुआ चूना दे न दे इंग्लिश में फिक्स है, बोलो क्या, क्विक लाइम। और समझे समझे बोलो क्लियर। बाकी क्विक लाइम का मतलब क्या होता है, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, बिना। क्योंकि ध्यान रखना CaOH होल क्वाइस 2 इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्लैग्ड लाइम, और ये होता है बुझा हुआ चूना। और समझे समझे बोलो क्लियर, ओके। अच्छा, अब एग्जाम में पूछता है सोडा लाइम बनाने के लिए दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:3:3:1:1:1 ऐसे। तो आपको मैंने कहा 3:1 दोनों लेते हैं तो क्या बन जाता है, सोडा लाइम। ओके, अब बोलो, बहुत सी बार एग्जामिनर पूछते हैं सोडा लाइम में रेशियो Ca और NaOH का होता है, तो आपको पता होना चाहिए 3 किसका और 1 किसका है। 3 किसका वो ध्यान रखो, जिसमें 3 एटम होंगे वो उसका 3 होगा। इसमें एटम कितने हैं, 4 है 3 है, कोई ऐसे नहीं सर सुको। ये N फॉर नेक्स्ट, A फॉर एप्पल, O फॉर ऑरेंज, H फॉर हॉर्स। अरे ABCD थोड़ी देखनी है, अरे ये जन्मों से 7 हैं, ये सोडियम। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आया, अरे समझे नहीं समझे, वरना कोई 3 की सेटिंग इसमें कर देगा। अरे समझे बोलो क्लियर। मैं छोटी छोटी बातें क्या बता रहा हूँ, समझ में आया कि वहाँ भूल जाते हैं, और 3:1 याद रहता है, 3 किसका और 1 किसका। तो जिसमें 3 एटम है उसका 3 एटम किस में है, NaOH में। ओके, अच्छा, ये तो मैं मेरे आइडिया दे रहा हूँ याद करने का, बाकी तो फिक्स है। ओके, अब मैंने कहा अभी मैंने ये रिएक्शन नहीं बताई है, अभी तो मैंने सोडा लाइम आया है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं सोडा लाइम किसका मिक्सर है, एक क्वेश्चन। सोडा लाइम में NaOH और CO या CONOH का क्या रेशियो लिया जाता है, दूसरा क्वेश्चन। और इसका क्या वर्क होता है, क्लियर। वर्क बोलूँ एक्शन बोलूँ एक ही बात है, कार्य। सोडा लाइम वर्क ऑफ सोडा लाइम, क्लियर, ओके। मैंने कहा यहां पर क्या लिखा, सोडा लाइम का कार्य। सोडा लाइम का कार्य होता है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी ये CO2 को निकालता है। बोलो डी कार्बोक्सिलीकरण करता है। क्या करता है, डीकार्बोक्सिलीकरण। ओके, क्या करता है, डीकार्बोक्सीकरण करता है। क्लियर, डीकार्बोक्सिलीकरण। ओके, डीकार्बोक्सिलीकरण करता है। ध्यान से समझना मेरी बात को। ओके, यानी CO2 निकालता है। अब आ जाते जो हमने ऊपर लिखा है रिएक्शन। क्लियर, तो आपको यहाँ पर मैंने लिखा ये RCOOH। बताओ ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप नोट मत करो, इधर ध्यान दो। बोलो क्लियर, का डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करता है, पहले बताओ। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, CO2 को निकालना। अगर यहाँ पर NaOH और CaO दे दे एग्जामिनर, या इसकी जगह सोडा लाइम लिख दे, आप इसका काम करोगे, प्रोडक्ट बनेगा एल्केन। एल्केन बनना ही है क्योंकि एल्केन की GMP पढ़ रहे हैं। बोलो क्लियर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया RCOONA, क्लियर, और यहाँ पर दे दिया सोडा लाइम। क्लियर, ओके, या आपको दे दिया यहाँ पर NaOH प्लस CO, एक ही बात है। और यहाँ पर पूछा आपसे प्रोडक्ट। क्लियर, ओके, और प्रोडक्ट में आपको दिया यहाँ पर पहला RR, दूसरा RNA, तीसरा दिया RH, चौथा दिया, बोलो क्लियर, ओके, R मैंने कहा COOH। क्लियर, 4 ऑप्शन दिए, बोलो आपको क्लियर। बताओ क्या होगा आंसर, आप नहीं सभी यही करके आओगे, यही तो मैं सिखाना चाहता हूं। मेरी बात को समझना, मतलब इधर ध्यान से समझो। हमें क्या, हमारे दिमाग में क्या रहता है, और 12 तक यही पढ़ाया जाता है, CO2 निकाल दिया प्रोडक्ट बन गया। अरे ये CO2 ऐसे नहीं निकलता है, प्रोडक्ट यहाँ पर भी यही बनेगा यहाँ पर। इसीलिए तो जाल में फंसाता है एग्जामिनर, हमारे दिमाग में रहता है CO2 निकालना है, चलो CO2 निकाल दिया, बचा क्या RNA, मतलब वो प्रोडक्ट मिलेगा ऑप्शन, लेकिन आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा। अब कैसे बनता है वो मैं समझाता हूँ। क्लियर,
ध्यान से समझो, मेरे कहने का मतलब है, मैंने आपसे क्या कहा कि एग्जामिनर एक सेकंड में आपसे गलत करा लेगा, क्योंकि उसको सब पता है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और उसको ये भी पता है कि नॉर्मल टीचर जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक किताबों में जैसा लिखा हुआ है वैसा बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं, आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारी मेरे पास जो लेक्चररशिप के आते हैं बच्चे को, बोलो लेक्चरर बनने के लिए, तो बीएससी कर चुकी होती है, एमएससी कर चुकी होती है, आज भी वही मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव, अभी मैं एल्किन पढ़ाऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा कि कई मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव की जरूरत ही नहीं, उल्टा वो हमें कमजोर बनाते हैं, हमारे विजन को छोटा करते हैं। बोलो क्लियर? हम ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, बोलो क्लियर? तो अब इधर ध्यान दो, मैंने ये बताया, ठीक है। अब आप इतना तो जानते हो कि यहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, क्लियर? और कार्बोनिल ग्रुप की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताओ यहां पर आएगा क्या? OH माइनस आएगा। कौन आएगा? OH माइनस। ये OH माइनस कहां से आया? सोडा लाइम के। अरे सोडा लाइम के NaOH से OH आया। बोलो क्लियर? मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए, कार्बोनिल की रिएक्शन करेक्टरिस्टिक होती है न्यूक्लियोफाइल। हमेशा पहले एडिशन करने कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्लियर? आया न्यूक्लियोफाइल। अच्छा इतना जानते हो, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया मैंने आपको, जब भी अटैकिंग स्पीसीज आएगी तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का बोलो फेवरेबल मतलब सही एटम पर जाना होगा। क्लियर? तो अभी इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन हाई एन वाला है। बताओ ये अटैक कहां करेगा? यहां पर। ओके, आर सी डबल बॉन्ड ओ, क्लियर? OH और O मैंने कहा N है। बोलो क्लियर? मैंने ऐसा किया, समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? बोलो क्लियर? ओके। अब क्या होगा? मैंने कहा आपको यहां पर क्या होता है? क्लियर? ओके, ये यहां जाता है। बोलो क्लियर? ओके, ये क्या जाता है? वापस यहां पर, और ये निकल जाता है। तो यहां पर ये R माइनस और ये NaHCO3 बन गया। बताओ ये क्या बना? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या बना? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर? ओके, और ये क्या बना? कार्ब एनाइन। क्लियर? अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछा गया है कि जब हम बोलो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम से कराते हैं तो इंटरमीडिएट कौन बनता है? ऑप्शन में आता कार्ब केटाइन, कार्ब एनाइन, फ्री रेडिकल। बोलो क्लियर? तो क्या बनता है? कार्ब एनाइन। इसको कार्ब एनाइन बोलेंगे। बोलो क्लियर? ओके, ये कौन बना? मध्यवर्ती। क्लियर? इंटरमीडिएट। ओके, अब क्या होता है आप ये भी जानते हो, ये अनस्टेबल होता है। वो तो एक होता है सोडियम कार्बोनेट, एक होता है बाइकार्बोनेट। हमेशा अनस्टेबल कौन होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? ये तुरंत टूटेगा और Na2CO3 में बदलेगा, और मैंने कहा ये H जो यहां से रिलीज होगा उसी को लेकर ये बनेगा। और ये H कहां से आया? ये H कहां से आया? ये H यहां से आया। तो आपने देखा इन दोनों ही रिएक्शन के अंदर मैंने सोडा लाइम तो लिया ही था। तो हमें क्या लगता है? ये H ये वाला है, जबकि ये H ये वाला है ही नहीं। ये H कौन सा वाला है? ये वाला है। और समझे? बोलो क्लियर? मैं क्या सिखाना चाहता हूं, समझ में आया? बोलो। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में गलत होने में बोलो आपको देर नहीं लगेगी अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं हुआ तो। ये कोई नहीं पूछेगा, ये पूछेंगे। बोलो क्लियर? क्योंकि इसमें स्टूडेंट क्या कर जाएंगे? बी वाला। इसका आंसर ये बताने के लिए मैंने आपको ओरिजिनल तरीका बताया कैसे बनता है। बोलो क्लियर? ये सब चीजें सीखने के लिए, एक बार आप सीख गए कॉन्सेप्ट, उसके बाद इनकी कोई जरूरत नहीं आपका आंसर, क्यों? ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना। अरे एग्जाम कैसा है? ऑब्जेक्टिव है। बोलो क्लियर? गलती कर रखी होगी तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। बोलो क्लियर? ओके, मैं छोटी छोटी बारीकियां क्या सिखाना चाह रहा हूं, समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा? ये। इसका भी आंसर ये। दोनों में H कहां से आया? H आया यहां से। बोलो क्लियर? जो दोनों में अवेलेबल है। ओके, और ये भी पता चल गया कि सोडा लाइम की कार्बोक्सिलिक रिएक्शन से कराते हैं तो इंटरमीडिएट कौन बनता है? बोलो कौन बनता है? कार्ब एनाइन। कार्ब केटाइन, कार्ब एनाइन, फ्री रेडिकल, यही मैंने आपको बताया जब बॉन्ड क्लीवेज सिखाया था। बोलो क्लियर? आई होप मैं क्या सिखाना चाहता हूं समझ में आई मेरी बात? क्लियर? अगेन नोट करोगे?
जब RCOH लेते हैं तो सेटिंग बैठ जाती है। अरे CO2 निकाला, प्रोडक्ट बना दिया। और समझे, बोलो क्लियर। लेकिन रियल में वो तरीका सही नहीं है। ओके, ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। क्लियर। कोशिश होनी चाहिए क्लास मिस नहीं करो, बोलो क्लियर। ओके। ओके।
ओके कॉन्सेप्ट समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ओके सोडा लाइम क्या काम करता है? डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर? ओके। और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम से कराई जाएगी तो प्रोडक्ट हमेशा हाइड्रोकार्बन बनेगा। बोलो क्लियर? चाहे RCOH ले, चाहे RCONA ले, चाहे मैं बोलो आपका एथेनोइक एसिड लूं, चाहे सोडियम एथेनोएट लूं। बोलो क्लियर? अरे समझे ही समझे, प्रोडक्ट तो एथेन ही बनेगा। बोलो क्लियर? ये कहना चाह रहा हूँ। अब पहला तो समझ में आ गया, दूसरा वाले का मैंने यहाँ पर मैकेनिज्म बताई। बोलो क्लियर? ओके ये भी बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? कितनी GMP हो गई? 5। ओके नेक्स्ट देखो, नंबर 6। पहला एल्किन एल्काइन से देखा था, दूसरा वुड से देखा था, तीसरा कार्बोनिल के स्पेशल रिडक्शन रिएक्शन देखा था, नंबर 4 रेड फॉस्फोरस HI, नंबर 5 सोडा लाइम से। नंबर 6 क्लियर? मैंने कहा यहाँ पर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। क्लियर? ओके। कोल्बे विद्युत अपघटन विधि से। क्लियर? ध्यान देना मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मुझे एल्केन बनाना है, तो ये ऐसा मेथड है जिससे एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों बना सकते हैं। तो इसका मतलब जब एल्केन में बना रहा हूं तो एक बार पूरा बता रहा हूं, तो एल्किन एल्काइन में हमारी हेल्प मिल जाएगी। क्लियर? ओके। क्या होता है जब हम RCONA ओके बोलो लेते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें एक तो RR हायर एल्केन मिलता है, CO2 मिलता है, NaOH मिलता है और H2 मिलता है। क्लियर? ये दोनों मिलते हैं हमें 8 एनोड। ओके। और ये मिलते हैं हमें 8 कैथोड। क्लियर? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एनोड कैथोड तो नाम सुने? बोलो ओके। ये एनोड पर, ये कैथोड पर। एग्जाम में पूछा जाता है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे क्या क्या मिलता है और प्रोडक्ट कैथोड पर क्या क्या मिलता है। अब कैसे मिले, कैसे बने, वो हमें जानना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैकेनिज्म। अब आपको मैकेनिज्म में इजी लगेगी क्योंकि मैंने GOC में पूरे लॉजिक बनाए हैं। 2 मिनट ध्यान देना कैसे होती है मैकेनिज्म। RCONA। अच्छा आप ये तो जानते हो किसी की इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब पहले RCOO- और Na+। अरे समझे समझे? बोलो क्लियर?
अब इनमें से कौन एनोड पे दौड़ के जाएगा? आप कहोगे RCO जाएंगे। ये तो पता है ना, एनोड पे नेगेटिव चार्ज आता है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज आता है। मैंने लिखा 8 एनोड। ओके, एनोड पर क्लियर। कौन दौड़ के जाएगा? ये जाएगा RCOO माइनस, और एनोड पर ये इसमें बदल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ओके, ध्यान देना इधर अब। ओके, अब मैंने आपसे कहा RCO कुछ नजर आ रहा है? फ्री रेडिकल की कुछ इच्छाएं होती है, और फ्री रेडिकल की क्या होती है? इच्छाएं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और समझे? बोलो क्लियर। अच्छा, यहाँ पर जब कॉल इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये मॉलिक्यूल बोलो ज़्यादा लेते हैं। बोलो क्लियर। तो 2 लिया, क्लियर। तो सेम ऐसे R फ्री रेडिकल भी बनेगा। और तो बताओ, R फ्री रेडिकल और R फ्री रेडिकल आपस में जुड़ने की इच्छा रखते हैं। बोलो क्लियर। तो मुझे बताओ, ये और ये 2 प्रोडक्ट कहाँ बन गए? एनोड पर। बोलो क्लियर। हाँ या ना? पहले बताओ, ये मैंने क्या किया समझ में आ रहा है? अगर आपने जीओसी में मैंने लॉजिक सिखाया है आपको कि कब क्या होता है, वो आपको पता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। क्वेश्चन मार्क कब खड़े हो जाते हैं? जब आपको लॉजिक ही नहीं पता है कि ये कैसे हो गया। ये फ्री रेडिकल की कुछ डिजायर्स होती है, 4 डिजायर्स मैंने बताई है। बोलो क्लियर। कि ये हाई ईएन से लो ईएन एटम पर जाने की इच्छा रखता है, ये आपस में जुड़ने की इच्छा रखते हैं। बोलो क्लियर। अब मैंने कहा 8 कैथोड। क्लियर। कैथोड पे क्या होगा? ये जाएगा Na। बोलो क्लियर। ओके, Na मैंने कहा इसमें बदलेगा। अब चूंकि एक्वस सॉल्यूशन तो है ही है, बोलो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, ये क्या करेगा? NaOH बनाएगा। क्लियर। और हाफ बोलो, मैंने कहा H2। क्लियर। तो ये दोनों प्रोडक्ट का मिल गए कैथोड पर। अब यहाँ पर इसको देखा तो हमें कुछ स्पेशल नोट नजर आए जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर। ये कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस बताया मैंने। यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछा जाए कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मैकेनिज्म होती है आयनिक, फ्री रेडिकल या दोनों। आपने देखा कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसकी मैकेनिज्म में समथिंग आयनिक, समथिंग फ्री रेडिकल। ऐसी बहुत कम रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में जिसकी मैकेनिज्म में दोनों पार्ट, थोड़ा आयनिक भी और थोड़ा फ्री रेडिकल हो। जनरली या तो मैकेनिज्म प्योरली आयनिक होती है या प्योरली फ्री रेडिकल होती है। लेकिन इसकी क्या खासियत है कि इसमें थोड़ा आयनिक भी होता है और थोड़ा फ्री रेडिकल भी होता है। एक चीज क्लियर। ओके, मैंने कहा आपको, बोलो क्लियर, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर। ओके, लाइसिस मेथड। क्लियर। ओके, मैंने कहा यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मैकेनिज्म, मैंने कहा फ्री, ओके, रेडिकल एंड मैंने कहा आयोनिक। क्लियर। ओके, आयनिक बोलो क्या लिखा मैंने? टुगेदर। क्लियर। ओके, यानी मुक्त मूलक। ओके, मैंने कहा तथा आयनिक। ओके, दोनों दो आयनिक साथ। बोलो क्लियर। ओके, ये क्या लिखा मैंने? कोल्बे विद्युत अपघटन। क्लियर। ओके, मैंने कहा क्रियाविधि। एक क्वेश्चन एग्जाम में हो जाता है कि जैसे जैसे कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन होती है तो आपको मैंने कहा pH ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। pH ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। ओके, इन मैंने कहा कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर। बढ़ता है घटता है कि वही रहता है। क्लियर। मैंने कहा कोल्बे विद्युत अपघटन में विलयन की pH। क्लियर। ओके, pH यहाँ पर हमारा आंसर होगा pH कंटिन्यूसली क्या होती है? इंक्रीज। क्यों होती है? देखो, ये सब कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में हो रहा है। बताओ, हमारा प्रोडक्ट तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन साथ साथ सॉल्यूशन में बार बार NaOH भी बन रहा है। और NaOH कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस है जो pH को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और समझे बोलो क्लियर। ये 2 बातें क्या निकाल के बताई, समझ में आए? बोलो आपको क्लियर। ओके, आपको
कॉल इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड समझ में आया। एल्कीन एल्काइन में डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा। एक बार समझा दिया मतलब आपके दिमाग में। सोडा लाइन कभी भी साथ में आए, एक बार सोडा लाइन का इंट्रोडक्शन बता दिया, फिर डायरेक्ट एक्शन। अर्थ समझे? मतलब मैं जब हाइड्रोकार्बन में एल्केन पढ़ा रहा हूँ तो बेस बना रहा हूँ, और एल्किन एल्काइन और बेंजीन में वापस अप्लाइड कर लेंगे। नई चीज आएगी वहां रुकेंगे। क्लियर? चलो ये भी जीएमपी समझ में आ गया। रुको रुको, नंबर 7। ओके, यानी एल्केन बनाने की टोटल मैक्सिमम 8 ही जीएमपी है। कितनी है? 8। मैं 8 के 8 बता रहा हूं। बोलो क्लियर? अभी तक कितनी देखी? 6। ओके, मैंने कहा 7 है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्लियर? ओके, अभिकर्मक से। क्लियर? ओके, मैंने कहा फ्रॉम, बोलो आपका फ्रॉम, क्लियर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर? ओके, जीआर का मतलब समझते हो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सब जानते हैं RMgX। कौन है? RMgX। क्लियर? ओके, RMgX। ओके, RMgX। अब RMgX ने कसम खा रखी है, मैं तो एल्केन बना तो दूंगा, लेकिन मैं एल्केन उन्हीं से रिएक्शन करके बनाऊंगा जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पूछा, तुम्हारी नजरों में एक्टिव हाइड्रोजन कौन होता है? तो उसने कहा FON, फोन नहीं, FON मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और sp कार्बन पे डायरेक्ट लगा हाइड्रोजन ही एक्टिव हाइड्रोजन होगा। तो इस वाले में एग्जाम में क्वेश्चन आता है RMgX किसके साथ एल्केन नहीं बनाता है, किसके साथ बनाता है? तो 4 ऑप्शन रिएजेंट आते हैं। तो आपको मैंने कहा ये RMgX, क्लियर, प्लस FON, क्लियर, ओके, sp कार्बन हाइड्रोजन। क्लियर? ओके, तो ये क्या बनाएगा? RH। अरे समझे? बोलो। अब मैं यहाँ पहले बताओ, आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो। ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल ये लिखा मैंने RMgX। क्लियर? अरे ये क्या लिखा? RMgCl। बताओ इसकी रिएक्शन HF से कराऊं बन जाएगा? अरे हाय, HF से कराऊं बन जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ बन जाएगा। इसकी रिएक्शन NH3 से कराऊं बन जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? बन जाएगा। इसकी रिएक्शन H2O से कराऊं बन जाएगा। इसकी रिएक्शन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH से कराऊं बन जाएगा। इसकी रिएक्शन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 से कराऊं नहीं बनेगा। अरे समझे ही समझे? बोलो क्लियर? पहले बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बोलो एल्किन कैसे बनाते हैं, समझ में आया? बोलो। इसकी क्या कंडीशन है? मैं किसके साथ हाइड्रोजन हो तो बना सकता हूँ? फ्लोरीन के साथ हो, ऑक्सीजन के साथ हो, नाइट्रोजन के साथ हो, या sp कार्बन। और आया समझ? बोलो। ओके, नंबर 8 मैंने कहा फ्रॉम, ओके, हाइड्रोलाइसिस। क्लियर? ओके, हाइड्रोलाइसिस, क्लियर, ऑफ मेटल कार्बाइड। क्लियर? ओके, मेटल कार्बाइड। यहां पर समझो धातु कार्बाइड। क्लियर? ओके, धातु कार्बाइड। क्लियर? ओके, के जल अपघटन से। ठीक है, जल अपघटन से। क्लियर? ओके, ये भी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं 8 के 8 पूरी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कभी किसी एग्जाम में किसी से पूछा गया, कभी किसी से, सारे इंपॉर्टेंट है। बोलो Al4C3। अगर आपने 12th में भी पढ़ा होगा तो इससे क्या बनता है? CH4। ओके, अरे क्या बनता है? CH4। अगर आप ईमानदारी से देखोगे तो जब भी आपने कभी, बुक्स में तो खैर इतना ही दे रखा होता है, आपने किसी से पूछा भी होगा कि इसमें CH4 कैसे बनता है, तो एक ही आंसर देते हैं, ये तो याद करना होता है। क्लियर? मैं इसकी लॉजिक बताता हूं कि कभी भी किसी भी मेटल कार्बाइड से हाइड्रोकार्बन या कार्बोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझना। बोलो क्लियर? ओके, मैंने क्या कहा? लॉजिक हर चीज का होता है। जब तक पता नहीं हो तब तक भी आपको रटना पड़ता है। बोलो क्लियर? वापस समझना। अच्छा, इसके लिए
एफर्ट्स लगाए हमने। बोलो एफर्ट्स मतलब समझ में आया कि मैं 25-20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने हर चीज़ के पे दिमाग लगाया है कि प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। बोलो क्लियर। ने कि किसी किताब में देखा सेम प्रोडक्ट अपने भी ध्यान रखे बच्चों, ऐसा नहीं। बोलो क्लियर। तो बुक्स में तो आपको जो मैं तरीके बता रहा हूँ मिलेंगे ही नहीं। एक्चुअली क्या है, यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड, और चलो एक ही होता तो रट लेते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी और बताऊंगा, एल्काइन में भी बताऊंगा, तो हमें कैसे याद रहेगा, हर एक के प्रोडक्ट थोड़ी याद कर सकते हैं अपन। बोलो क्लियर। तो आपको मैंने कहा किसी भी मेटल कार्बाइड से हाइड्रोलाइसिस से एल्केन कैसे बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले कोई भी मेटल कार्बाइड मिलता है उसको तोड़ना है। तोड़ना तो सबको आता ही है। आपको हो गए तुरंत Al+3 और C4-4। पहले बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तोड़ना आता है कि नहीं आता है? MgCl2 का कैसे तोड़ते हैं, Mg+2 2Cl-। अर्थ समझे? ऐसे ही। बोलो क्लियर। अच्छा अब आपने तोड़ लिया, एक बार मेटल के पास पहुंचो, तुम खुश हो क्या? वो कहेगी हाँ मैं खुश हूं, क्योंकि मैं Al+3 की फॉर्म में ही रहता हूं। अगर ये ना कह दे कि मैं खुश नहीं हूं, तो आपको दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा। क्लियर। इसने कहा मैं खुश हूं। क्लियर। मेटल हमें बयां कर दे कि मैं खुश हूं, तो आपको क्या करना है कि यहां पर जितने नेगेटिव चार्ज है उतने H+ जोड़ देने हैं। क्लियर। और आपको प्रोडक्ट बना दिया। फिर देखो इसकी अवेलेबिलिटी है क्या? बिल्कुल है। क्या CH4 दुनिया में होता है कि नहीं होता है? एल्केन की दुनिया में होता है, तो हमारा आंसर यही होगा। क्लियर। अब आपको मैं और एग्जांपल से बताता हूं, जैसे ये मैंने लिखा। क्लियर। ओके। आपको मैंने कहा ये मैंने लिया बेरिलियम कार्बाइड। बोलो क्लियर। बताओ इसको क्या बोलूंगा? बेरिलियम कार्बाइड। मेटल कार्बाइड से बना रहा हूं, मैंने कहा इससे मुझे प्रोडक्ट बनाना है हाइड्रोलाइसिस। क्लियर। ओके। हाइड्रोलाइसिस बोले तो जल अपघटन। क्लियर। ओके। तो आपको मैंने कहा इसमें भी CH4 बनता है। अब कैसे बना? अपन ने कहा देखो मैकेनिज्म देखते हैं। अपना तरीका क्या कहता है, सबसे पहले मेटल को जो भी कार्बाइड मिले उसको तोड़ूंगा। क्लियर। बताओ मैंने तोड़ा तो इसको मैं ऐसे ही तोड़ूंगा। क्लियर। ओके। गया मेटल के पास, तुम खुश हो क्या? उसने कहा बिल्कुल नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं हूं सेकंड ग्रुप की और मेरे पे एक ही चार्ज आ सकता है, वो है बेरिलियम+2। क्लियर। तो अगर हमें लगे कि मेटल खुश नहीं है तो हमें दूसरा ट्रैक अपनाना पड़ेगा। अरे समझो मैं तरीका बता रहा हूं। क्लियर। ओके। अब आपको लगा कि मेटल खुश नहीं है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले मेटल को खुश करना है। मेटल को खुश करना है मतलब दुनिया बदल जाए इस पे तो +2 ही चार्ज आएगा। और समझे? अब अपने को सोचना है कि ऐसा क्या करे कि ये कंपाउंड बने। तो मैंने कहा ये 100% या -4 होगा तभी बनेगा। और समझे? बस फिर तो क्या करना है, जितने नेगेटिव चार्ज है उतने हाइड्रोजन जोड़ने और प्रोडक्ट बन जाएगा। मेरी बात समझ में आया? कुछ तरीका बताया, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रटते तो आए हैं। और समझे? बोलो क्लियर। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा आगे फिर एल्किन एल्काइन में जब भी मेटल कार्बाइड आएंगे, एक बार तरीका बताया, फॉलो में इसी को करूँगा। बोलो क्लियर। अरे हाया ना, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर। ओके। आया कि नहीं आया? बोलो। एक एग्जाम्पल और पूछूं? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्लियर। जब आज मेथड सीखा ही है तो पक्का यही सीख लो। बोलो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। क्लियर। ओके। कैल्शियम मैंने कहा कार्बाइड। क्लियर। ओके। CaC2 कौन है? बोलो कैल्शियम कार्बाइड। ओके। अच्छा ये जितने भी मेटल कार्बाइड होते हैं इनके फॉर्मूले फिक्स होते हैं, ऐसे नहीं अभी तो B2 सिलिका, अभी CC2 कैसे लिख दिया? अरे भाई इनके फॉर्मूले फिक्स होते हैं। क्लियर। मैंने क्या बोला समझ में आया? बोलो आपको। क्लियर। ओके। और आपको पूछा यहाँ पर ये हाइड्रो, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख करके ऐसे लिख रहा हूँ, समझ जाओगे? अरे हाँ या ना? अरे समझे? बोलो क्लियर। अभी क्या पढ़ रहे हैं? अरे GMP पढ़ रहे हैं ना,
तो डेफिनेटली उसी से रिलेटेड, बाकी तो एग्जाम में आएगा तो ऐसे आता है कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? ओके, ऑप्शन पक्का यही होगा, C2H4 C2S। इतना तो एग्जामिनर को बोला मत समझो, अरे समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? ओके, ऑप्शन तो ये ही आएंगे, बोलो क्लियर? ओके, जरा आपको सपोज आंसर नहीं पता, मैंने जो तरीका बताया उसे निकालो, आंसर आएगा, बोलो क्लियर? ओके, आया किसी का नहीं आया? किसी को 12th में याद है? मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो मेरे लॉजिक से आंसर चाहता हूँ। क्लियर? अच्छा लक्ष्यराज, क्या आंसर? कोटा गया पढ़ने, किसी ने बताया नहीं ये तरीके? नहीं बताया होंगे, मुझे पता है ना, बोलो क्लियर? अरे समझे ही समझे, बोलो क्लियर? डी, क्या समझ रहे हो? हमेशा CH4 ही बनेगा? और ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो यहाँ लॉजिकली बन रहे हैं इसलिए। क्लियर? अब मैं बताऊं, पहले आप तो मुझे एक बात बताओ, ना पेन चला रहे हो ना रफ में कोई कर रहे हो, कैसे आंसर आएगा? नजरों में नजरें डाले हुए हो बस। मैंने तरीका बताया, पेन तो चलाओ, बोलो क्या आया? सी पक्का? क्या है गुड़िया? इधर देखो, मैं बता रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये CaC2 है, कैल्शियम कार्बाइड है। बताओ मैंने क्या सिखाया? हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सबसे पहले आयन में तोड़ते हैं, ये कैल्शियम+2, ये मैंने कहा बोलो C- करा मैंने, बोलो ये खुश है कि नहीं है? है। इसके पास गए, जितने नेगेटिव है उतने हाइड्रोजन के। क्या दुनिया में ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो इस ये तो नहीं होगा। क्लियर? ओके, अब अपने को इससे नहीं, ये नहीं हुआ तो अपने को अगली बार रिस्क नहीं लेनी है। रिस्क नहीं लेनी मतलब मैं पता है इस पे तो +2 ही आएगा। अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये प्रोडक्ट बने? मैंने कहा यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। क्लियर? तो मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं C2-2 कर देता हूं, +2 -2 क्या हो गए? गायब। तो CaC2 प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट तो मतलब ये वाला बना, हमें समझ में आ गया। अब इस पर जितने नेगेटिव उतने हाइड्रोजन लिख के रखता हूं। बताओ C2H2, क्या ऐसा प्रोडक्ट दुनिया में पॉसिबल है क्या? यस, बोलो आपका आंसर क्या होगा? दिस वन। और समझे? बोलो क्लियर? एक बार वापस बताऊं, समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आया ना? मैं किन चीज़ों का लॉजिक बता रहा हूँ जिनको आपको ये कहा गया है कि ये तो याद ही करने पड़ते हैं, मैं उनके लॉजिक बता रहा हूँ। बोलो क्लियर? मैंने क्या बोला समझ में आया? कभी न कभी 12th पढ़ा होगा तो मेटल कार्बाइड के प्रोडक्ट 99.99 स्टूडेंट याद ही करते हैं। बोलो क्लियर? क्योंकि उनके लॉजिक बुक्स में होते ही नहीं है। बोलो क्लियर? लेकिन जो मेरा तरीका समझ में आया, बोलो आपको? अरे तरीका समझ में आया नहीं? एक बार वापस बताऊं, समझ गए? बताया है समझ में? बोलो सबसे पहले तोड़ो इसको, ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। ये सेटिस्फाई हुआ क्या? नहीं हुआ। तो बताओ ये तो यही रहेगा। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए देखेंगे कि ऐसा क्या करेगी ये हो। तो मैंने कहा यहाँ C2 पे -2 कर दो, -2 +2 कैंसिल आउट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CaC2। चलो ये तो हमें समझ में आ गया ऐसा करने पर। अब आपको मैंने कहा आगे देखो, दो हाइड्रोजन, जितने नेगेटिव उतने हाइड्रोजन जोड़ के ऐसा कोई प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या? है तो वही आंसर होगा। और समझे ही समझे? पहले बताओ, आज मैंने सारी GM मतलब एल्केन के 2 पार्ट पढ़ाए, समझ में आया? एल्केन के कितनी कैटेगरी है? 4। बोलो जनरल प्रॉपर्टीज। ओके, जो थोड़े लेट आए नादान इधर ध्यान दो, क्या पढ़ाया मैंने उससे पहले। क्लियर?
ओके ओके, आज हमने स्टार्ट किया हाइड्रोकार्बन टॉपिक। हाइड्रोकार्बन में चार टॉपिक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। मिनिमम 2 से 3 है, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बनते हैं। हर एक के अंदर 4 कैटेगरी है। बोलो जनरल प्रॉपर्टीज, ओके, जीएमपी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों होते हैं। क्लियर? ओके, ये और ये बोलो क्लियर, लेकिन 4 पढ़ना होता है। क्लियर? अब आपको मैंने आज ये दोनों पढ़ा दिए, बोलो क्लियर। ये बना दूंगा, एल्केन तैयार हो जाएगा। एल्केन तैयार होने के साथ साथ आपका बेस भी बन जाएगा कि मैं आपको एल्किन, एल्काइन, बेंजीन कैसे पढ़ाने वाला हूं टू द एग्जाम। जो एग्जाम में पूछा, आज जब मैं आपको जीएमपी पढ़ा दूं, ये जीएमपी में चाहता तो 10 मिनट में पढ़ा सकता था, खाली जीएमपी लिखनी थी ना। एग्जाम में वैसा थोड़ी आएगा। हर एक जीएमपी से हमें पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे या कौन सी अप्लाइड है। बोलो क्लियर। तो पहले तो जनरल प्रॉपर्टीज बताइए, एल्केन का कॉमन नेम क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है, ओके, फर्स्ट मेंबर कौन है, उसके क्या क्या नाम है, बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, चतुष्फलक की है। क्लियर? ओके, टेट्राहेड्रल का मतलब यही होता है। और फिर मैंने ये बताया, फिर एक मैंने इंपॉर्टेंट लॉजिक बताया कि इसमें टोटल बॉन्ड कितने होते हैं, 6 होते हैं। दिखने 4 है लेकिन होते 6 है, क्योंकि ये 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। ध्यान रखना, ये बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, 6। बोलो 4 नहीं। क्लियर? ओके, पहले पूछा जाता था बॉन्ड एंगल कितना होता है, आजकल पूछते नंबर ऑफ बॉन्ड, तो नंबर ऑफ बॉन्ड 6 होते हैं। क्लियर? तो आपको मैंने एक लॉजिक लिखाया कि एल्केन में हर कार्बन से 6 होते हैं, तो एल्कीन में पूछेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। प्रोपेन में पूछेंगे तो 18। क्लियर? ओके, फिर मैंने आपको बताया कि इसका बॉन्ड लेंथ कितनी होती है और ये कौन कौन सी स्ट्रक्चर और कौन कौन सी स्टीरियो शो कर सकता है और चेन शो करने के लिए कितने कार्बन चाहिए, ये सब बताया मैंने। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको कहा कि भाई जीएमपी ऑफ एल्केन, एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। क्लियर? टोटल 8 मेथड है। 8 मेथड में मैंने आपको जो अप्लाइड है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको मैंने पूरा लॉजिक। अप्लाइड में वुड्स आ गया, सोडा लाइम आ गया, बोलो क्लियर, RMGX आ गया, क्योंकि उनमें आपको पता होना चाहिए कौन सो कब करेगा। ठीक है? और वुड्स तो खैर इंपॉर्टेंट है। ओके, बोलो, ये सब मैंने आपको क्वेश्चंस कराए और फाइनली देन लॉजिक भी लिखाया कि भाई आपको ये तो पता होना चाहिए कौन सा नहीं बनेगा और कौन सा प्योर नहीं बनेगा, दोनों में फर्क है। कौन सा नहीं बनेगा तो मीथेन कभी भी नहीं बनेगा, कौन से प्योर नहीं बनेंगे तो अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनेंगे। क्लियर? ओके, और आपको मैंने कहा कि यहाँ पर ड्राई ईथर की क्या इंपॉर्टेंस है वो बताया। अगर एग्जाम में कभी नमी युक्त आ जाए तो वहाँ एल्केन की जगह एल्कोहल बनेगा, क्यों बनेगा वो भी मैंने आपको बताया। क्लियर? फिर हमने ये दो देखा, ये दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेमेंसन और वुल्फ किस्नर। क्लियर? ओके, इनमें 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये कौन सा रिएजेंट है, वुल्फ किस्नर रिड्यूसिंग एजेंट। ये कौन सा रिएजेंट है, क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करते हैं मैंने आपको बताया, बोलो क्लियर। उसके बाद आए हम किस में, बोलो रेड फॉस्फोरस HI। क्लियर? ओके, फिर हमने सोडा लाइम देखा, पूरा लोडिक, और सोडा लाइम में मैंने आपको बताया कि ये जो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बनता है वो H ये वाला होता है। क्लियर? ओके, और इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्ब एनाइन। ओके, देन आपका कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस का लॉजिक बताया कि एनोड पे कौन बनता है और कैथोड पर कैसे बनते हैं, बोलो क्लियर। ओके, और उसके बाद मैंने आपको बताया ग्रीनहाउस रिएजेंट का लॉजिक समझ में आ ही गया और ये वाला भी समझ में आ गया। क्लियर? ओके, बात समझ में आए। और ये तो मैंने आपको ऐसे ही आगे जाकर एल्काइन पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगा ही आएगा, अभी सिखा रहा था तो मैंने कहा और सिखाई देता हूँ। क्लियर? अब जब मैंने लॉजिक सिखाया, घर पे जाके जब भी पढ़ो तीनों एग्जाम्पल को वापस करो, एक बार प्रोसेस बताया, प्रोसेस को अप्लाइड करोगे तो प्रोसेस दिमाग में फिट होगा। बोलो क्लियर? ओके, आई होप आपका कहाँ तक नोट हो गया था, बोलो। अरे हो गया था ये 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 अरे अभी नहीं, घर पे नोट करना, फोटो खींच लो। ओके,
ओके।